हेलो फ्रेंड्स। हम लोग लास्ट क्लास में अ, बात किए थे यहाँ पर की बात की थी। देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी कैश में इशू हो, कैश में इशू हो और पार पे, शेयर कैश में इशू हो और पार पे हो। और उसमें भी दो डिवीजन देखा था पार वाले में। केस वन सारे पैसे एक बार मिले और केस टू पैसे इंस्टॉलमेंट में मिले। आज हम लोग देखेंगे कैश की तो बात करेंगे ही करेंगे, अब पार की जगह हम प्रीमियम की बात करेंगे। और प्रीमियम का मतलब होता है कि फेस वैल्यू से अबव प्राइस में अगर हम इशू करते हैं तो दैट इज नोन एज प्रीमियम, दैट इज नोन एज प्रीमियम। तो आइए हम बात करते हैं कैश में और एड प्रीमियम। उसके बाद हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ए पॉइंट था, यहाँ देखो ए पॉइंट था एड पार। ऊपर तो हेडिंग हमारा चल रहा है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, यही वहां लिखेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, और बी पॉइंट में लिखेंगे इशूड एट प्रीमियम। यहाँ हम लोग लिखेंगे दी इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। हेडिंग होगा हमारा इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। ये तो हमारा हेडिंग हो गया। अब सब हेडिंग देखो, ए पॉइंट में पार की बात थी और बी पॉइंट में प्रीमियम की बात होगी। यहाँ बी पॉइंट में हम लोग लिखेंगे उसी का जस्ट रिवर्स इशूड एट प्रीमियम। इसको ना सेक्शन 78 बोलते हैं, सेक्शन 78। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है इसका कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन 78। अच्छा मेरी बात सुनो, मान लो 100 रुपये शेयर का फेस वैल्यू है, आप 100 से अबव प्राइस में बेचते हो ना। मान लो 100 का शेयर हम 125 में इशू करते हैं, तो जो एक्सेस प्राइस होगा ना, जो 100 का शेयर अगर 125 में इशू करते हैं तो 25 जो एक्सेस है उसी को हम प्रीमियम नाम देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर प्रीमियम को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि फेस वैल्यू से अबव जो प्राइस रियलाइज होता है ना, दैट इज नोन एज प्रीमियम। यानी कि जो प्रीमियम का अमाउंट होता है, जो प्रीमियम का अमाउंट होता है उसको हम एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, दैट इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो हम दो बातें लिखने जा रहे हैं। फेस वैल्यू से अबव वैल्यू जो हमें मिलता है दैट इज नोन एज प्रीमियम, और इसको एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, दैट इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इस बात को हम लोग यहाँ लिख लें कि द अमाउंट realized the amount realized over and above over and above sorry over and above face value face value is credited to a separate account, is credited to a separate account, is known as security premium account, is known as is known as security premium account, security premium account।
ठीक है। अब बात है सर, ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम में हम क्रेडिट करते हैं। अब 100 रुपए के शेयर को हम 110 में भी बेच सकते हैं, 1 लाख में बेच सकते हैं, यानी कि प्रीमियम के अमाउंट के रिगार्डिंग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं इस बात को नोट में लिख सकता हूँ, इस बात को मैं नोट में लिख सकता हूँ, मैक्सिमम प्रीमियम इज, मैक्सिमम प्रीमियम इज अनलिमिटेड, इज maximum premium is unlimited, यानी कि there is no any restriction regarding amount of premium। चलो बिल्कुल पहले जो हमने पढ़ा था उसी के जैसे इसको भी एक्सप्लेन करेंगे तो चीजें अच्छे से आसान तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ देखो हम लिखते हैं केस वन। अब सारा फोकस रखना कि जो हम अभी 15-20 मिनट बात करेंगे ना, सिर्फ प्रीमियम की बात करेंगे। अब सुनो, केस वन, प्रीमियम बार बार हम वर्ड नहीं कहेंगे कि इसमें प्रीमियम की बात हो रही है, इसमें प्रीमियम की बात हो रही है, हेडिंग ही हो गया इशूड एट प्रीमियम। तो केस वन देखो, सारा अमाउंट प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ मिल जाए या अमाउंट इंस्टॉलमेंट में मिले। तो मेरे दो केस हो गए कि सारे पैसे इंक्लूडिंग प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ मिल गए, दैट इज केस वन। और केस टू होगा कि सारे पैसे इंक्लूडिंग प्रीमियम किस्तों में मिले, तो क्या एंट्री होगी, बिल्कुल पीछे वाले कॉन्सेप्ट की तरह। तो केस वन होगा इफ ऑल मनी, ऑल मनी रिसीव्ड with application along with प्रीमियम, सारे पैसे इंक्लूडिंग प्रीमियम अगर हमें एप्लीकेशन के साथ मिलेगा तो क्या एंट्री होगी। तो देखो बस दो एंट्री होगी, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, दो एंट्री होगी। एक तो मैं पैसे रिसीव करूंगा उस बात की एंट्री होगी, और एक मैं आपको शेयर अलॉट करूंगा उस बात की एंट्री होगी। तो फर्स्ट एंट्री हमारी बनेगी व्हेन अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड at the time of application, at the time of application। बार बार मैं ऐसा नहीं लिखूंगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो देखो क्या एंट्री होगी, अगर पैसा सब एप्लीकेशन के साथ मिलता है तो एंट्री बनेगी, एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। और चूंकि सारा पैसा एक बार मिल रहा है तो हम क्रेडिट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को करेंगे, क्रेडिट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को करेंगे। यहाँ लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब मैं क्या करूंगा, इनको शेयर इशू करूंगा मतलब शेयर अलॉट करूंगा। तो सेकंड एंट्री हमारी बनेगी व्हेन अलॉटमेंट इज मेड, allotment of shares are made। अगर allotment होगा तो क्या एंट्री बनेगी, तो सुनो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर लेंगे। और मैंने ऊपर बताया था, ऊपर बताया था, देखो ऊपर मैंने क्या बताया था कि जो प्रीमियम है उसको एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, दैट इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो जो प्रीमियम है उसको एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, दैट इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मान लो मैं यहाँ एग्जांपल ले लूँ, मान लो 100 रुपये यहाँ पे मैं ले लूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ कि फेस वैल्यू मान लो 100 रुपये है और इशू प्राइस मान लो 110 रुपये। तो देखो 100 रुपये के शेयर है, 110 रुपये में हमने इशू किया तो 10 रुपये का प्रीमियम हुआ। तो 10 रुपये को ना हम क्रेडिट करते हैं, कहाँ क्रेडिट करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो फर्स्ट एंट्री में यहाँ पे मैं 110 ले लूँ और यहाँ पे 110 ले लूँ। अब देखो अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट होगा तो जो आप शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्रेडिट किया तो उसे क्या कर लो, डेबिट कर लो। तो फर्स्ट एंट्री हमारी बनेगी, फर्स्ट एंट्री हमारी बनेगी
शेयर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देखो क्रेडिट कितने से हुआ था, क्रेडिट 110 से हुआ था, तो डेबिट कितने से होगा, 110 से। अच्छा 10 रुपए का प्रीमियम है ना, तो ऊपर हमने पढ़ा था ना कि प्रीमियम को हम क्रेडिट करते हैं, कहाँ क्रेडिट करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो चलो हम इसको क्रेडिट कर दें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 10 रुपये। और बाकी क्रेडिट कहाँ करेंगे, बाकी शेयर कैपिटल में क्रेडिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, 100 रुपये। तो हम शेयर अगर अलॉट करते हैं तो हमारी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। चलिए हमारा एक केस था 1 कि सारे पैसे एप्लीकेशन के साथ मिलते हैं along with प्रीमियम। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि पैसे किस्तों में मिलते हैं, पैसे इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं। तो आइए केस 2 देखते हैं। केस 2, केस 2 लिखें, when amount received in installment, when amount received in installment। अब मेरी बात सुनो, इंस्टॉलमेंट में लेते हो यानी कि एप्लीकेशन लोगे, अलॉटमेंट लोगे, फर्स्ट कॉल लोगे, फाइनल कॉल लोगे, यही करोगे। अब हम ना सिर्फ प्रीमियम वाले पार्ट को फोकस करते हैं। प्रीमियम का जो अमाउंट है ना, प्रीमियम का जो अमाउंट है ना, एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है। प्रीमियम का जो अमाउंट है अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता है। प्रीमियम का जो अमाउंट है फर्स्ट कॉल के साथ भी हो सकता है। तो हम अलग अलग केसेस देखेंगे कि प्रीमियम अगर एप्लीकेशन के साथ रिसीव्ड होगा तो क्या एंट्री होगी। फिर हम देखेंगे कि प्रीमियम अगर अलॉटमेंट के साथ रिसीव्ड होगा तो क्या एंट्री बनेगी। फिर हम लोग देखेंगे प्रीमियम अगर कॉल के साथ रिसीव्ड होगा तो क्या एंट्री बनेगी। तो फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे वेन प्रीमियम रिसीव्ड विद अलॉटमेंट, आगे पढ़ेंगे प्रीमियम रिसीव्ड विद पर्सनल एंड सो ऑन। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रीमियम रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। तो क्या होगा, देखो दो एंट्री होगी, एक तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी और दूसरा शेयर अलॉट करने की एंट्री होगी। तो दो बातें की एंट्री होगी। पहला किस बात की एंट्री होगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करने की एंट्री होगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एप्लीकेशन वेन, वेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ रिसीव्ड हो रहा है। अब दूसरी किस बात की एंट्री होगी, हम शेयर अलॉट करेंगे तो क्या एंट्री होगी, तो व्हेन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज मेड। ये थोड़ा ना टेक्निकल वर्ड है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज मेड। अगर मैं रफ वर्ड में बात करूं, सिंपल वर्ड में बात करूं, तो मैं कह सकता हूं कि जब मैं शेयर इशू करूंगा तो क्या एंट्री बनेगी। तो देखो शेयर अलॉटमेंट को तो जो आपने शेयर एप्लीकेशन को जो आपने क्रेडिट किया था इसे क्या कर लोगे, डेबिट। और किसे किसे क्रेडिट करोगे, दो बातों को क्रेडिट करोगे, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करोगे और दूसरा शेयर कैपिटल को क्रेडिट करोगे। यहाँ दो बातें, दो एंट्री क्रेडिट में जाएंगे। पहले तो आप शेयर एप्लीकेशन को आप डेबिट कर लें, एंट्री हमारी बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसे किसे करोगे, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम को करोगे और एक शेयर कैपिटल को करोगे टू शेयर कैपिटल
टू जो भी प्रीमियम का अमाउंट इन्वॉल्व होगा ना उसे सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अच्छा ये तो था कि प्रीमियम रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। अब हम क्या देखेंगे कि प्रीमियम अगर अलॉटमेंट के साथ होगा तो क्या बातें होंगी। तो सेकंड होगा, सेकंड पॉइंट, व्हेन प्रीमियम इज व्हेन प्रीमियम is called with allotment। तो दो बातें की एंट्री होगी। देखो एप्लीकेशन में पहला रिसिप्ट की एंट्री हुई, शेयर इशू करने की सेकंड एंट्री हुई। अगर अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम होगा ना तो दो बातें की एंट्री होगी, एक तो कॉल ड्यू करने की एंट्री होगी और एक कॉल रिसीव करने की एंट्री होगी। तो फर्स्ट वन इज A1 इज व्हेन अलॉटमेंट मनी, जब हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू, व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, एंट्री हमारी बनेगी allotment money due, share allotment account debit to share capital account to security premium account। अब बी पार्ट में किस बात की एंट्री होगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव, तो सिंपल से हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो नेक्स्ट हमारी एंट्री होगी व्हेन अलॉटमेंट मनी, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव, एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपने डेबिट शेयर अलॉटमेंट को किया था अब इसे क्रेडिट कर दो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हम क्या देखेंगे, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ हो गया, प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ हो गया, प्रीमियम कॉल के साथ भी तो हो सकता है। तो करना कुछ नहीं है उसमें। देखो क्या करेंगे, अगर मान लो फर्स्ट कॉल के साथ ड्यू होती है तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद रिसिप्ट की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डी टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर प्रीमियम सेकंड कॉल के साथ ड्यू हो तो यहाँ पे एंट्री होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेयर टू शेयर सेकंड कॉल। मान लो प्रीमियम फाइनल कॉल के साथ ड्यू होता है तो यहाँ एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और रिसीव्ड होगी तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। चलो एक तो बात हो गई प्रीमियम की बात होगी। अब जरा डिस्काउंट के बारे में देख लें। ऐसे मैं आपको बता दूं शेयर ऑफ डिस्काउंट पे एंट्री नहीं होता है एक्सेप्ट कुछ कंडीशंस है। हम नेक्स्ट हमारा हेडिंग बनेगा इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। तो मैं कहूंगा कि कंपनी, कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती है, लेकिन एक केस में कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो मैं इस बात को लिख दूं, मैं क्या लिखूंगा, कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, लेकिन एक केसेज है जहां पे कंपनी शेयर अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो मैं इस बात को लिख दूं, अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर at discount except in case of straight equity share।
यानी कि कंपनी स्वेट इक्विटी के केस में डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब है कि अपने डायरेक्टर को, अपने एम्प्लॉय को कंपनी कंसेशनल रेट पे शेयर को इशू कर सकती है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग बना, ये तो इशू ऑफ शेयर की बात हो गई, क्या पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। देखो, मैं ना आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा बुक से। कॉल्स इन एडवांस का मतलब है, कॉल्स इन एडवांस का मतलब है कि अभी अभी अमाउंट ड्यू नहीं हुई है, लेकिन आपने मुझे पैसा दे दिया, तो दैट इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस, दैट इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। यानी कि मैं कह सकता हूँ, शेयर होल्डर्स अगर ज्यादा पैसा भेज देना, तो दैट इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। तो मैं कह सकता हूँ, when shareholders when shareholders ज्यादा पैसा भेज दे, मतलब send more money than required, the excess is called calls in advance। उस एक्सेस को हम क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एडवांस। अब सुनो, आपका ना ज्यादा पैसा मेरे पास आ गया, मैं क्या करूंगा? मैं मतलब कंपनी, कंपनी क्या करेगी कि आपको इंटरेस्ट देगी, आपको इंटरेस्ट देगी। तो जो कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी ना, किस रेट से इंटरेस्ट देगी, एक क्वेश्चन में गिवन होगा। लेकिन अगर मान लो, अगर इंटरेस्ट का रेट नहीं गिवन है ना, तो कंपनी आपको 12% के रेट से इंटरेस्ट देगी। मैं कह सकता हूँ कि अगर क्वेश्चन में रेट गिवन होगा, उसी रेट को लेंगे। अगर रेट गिवन नहीं होगा ना, तो कंपनी 12% के रेट से अपने शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट देगी इन कॉल्स इन एडवांस पे। तो मैं कह सकता हूँ, द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज पेड बाय कंपनी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अगर क्वेश्चन में रेट नहीं दिया होगा ना, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट देगी 12% के रेट से। अब देखो, इसमें 4 एंट्री बनेगा। कौन कौन सा एंट्री बनेगा, मैं आपको समझा दूं, पहले मैं आपको समझा दूं। एक एंट्री बनेगी, आप कॉल्स एडवांस में देते हैं उस बात की एंट्री बनेगी। मान लो अलॉटमेंट के टाइम पे आपने फर्स्ट कॉल एडवांस में दे दिया, तो एडवांस कॉल रिसीव होने की एंट्री बनेगी। दूसरा, जब फर्स्ट कॉल का ड्यू डेट आएगा, तो दोबारा से आप पैसा नहीं दोगे, क्योंकि आपने एडवांस में दे दिया। तो हम क्या करेंगे, उस कॉल को एडजस्ट करेंगे, यानी कि कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करेंगे, उस बात की एंट्री बनेगी। तीसरा, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री बनेगी, और इंटरेस्ट हम पे करेंगे, इस बात की एंट्री बनेगी। तो 4 एंट्री बनेगी। एक कॉल्स इन एडवांस रिसीव करने की एंट्री बनेगी, और जब उसका टाइम आएगा हम एडजस्टमेंट करेंगे, उस बात की एंट्री बनेगी। तीसरा, इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री बनेगी, और इंटरेस्ट पे करने की एंट्री बनेगी। तो 4 एंट्री बनेगी। पहला, वेन अमाउंट ऑफ, 4 एंट्री देखना है। वेन अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस रिसीव। अगर हम रिसीव करते हैं ना कॉल्स इन एडवांस, तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट
क्योंकि पैसा आएगा तो हम बैंक को ही डेबिट करेंगे। टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। फिर दूसरी किस बात की एंट्री बनेगी? दूसरी बनेगी ना कि हम एडजस्टमेंट करेंगे उस बात की एंट्री। तो सेकंड हमारी एंट्री बनेगी व्हेन, जब एडजस्टमेंट करेंगे, व्हेन एडजस्टमेंट is made against calls। जब एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? तो देखो, एडजस्टमेंट करेंगे ना, तो जो कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया था उसे हम डेबिट करेंगे, और जिस कॉल के अगेंस्ट में एडजस्टमेंट हो रहा है उस रिस्पेक्टिव कॉल को क्रेडिट करेंगे। तो पहला काम करेंगे, व्हेन एडजस्टमेंट इज मेड, जो कॉल्स इन एडवांस को आपने क्रेडिट किया था उसे आप डेबिट करो। तो एंट्री हमारी बनेगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अब मान लो फर्स्ट कॉल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करेंगे। अगर सेकंड कॉल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो सेकंड कॉल को क्रेडिट करेंगे। अगर थर्ड कॉल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो थर्ड कॉल को क्रेडिट करेंगे। अगर फाइनल कॉल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो फाइनल कॉल को क्रेडिट करेंगे। तो मैं क्रेडिट करूंगा तो यहाँ पे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह ना लिख के मैं डायरेक्टली एक वर्ड यूज कर सकता हूँ, टू रिस्पेक्टिव कॉल्स अकाउंट, टू रिस्पेक्टिव कॉल्स अकाउंट। जो भी हमारा रिस्पेक्टिव कॉल है उसे हम क्रेडिट करेंगे। चलिए, ये हमारा सेकंड एंट्री हुआ। आइए थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड एंट्री किस बात की बनेगी? थर्ड एंट्री इंटरेस्ट ड्यू की बनेगी, और फोर्थ एंट्री किस बात की बनेगी? इंटरेस्ट पे की एंट्री बनेगी। क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट देती है, तो कंपनी के लिए खर्चा, शेयर होल्डर्स के लिए इनकम। तो सी पॉइंट, फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब देखो, कंपनी के लिए एक्सपेंस होगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को डेबिट करेगी। और किसको देना होगा? शेयर होल्डर्स को देना होगा, तो शेयर होल्डर्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब इंटरेस्ट पे करने की एंट्री, लास्ट वन इज व्हेन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड, फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो, कंपनी पे करेगी ना तो बैंक को क्रेडिट करेगी, और किसे पे करना है? शेयर होल्डर्स को पे करना है, तो शेयर होल्डर्स को क्या करेगी? डेबिट करेगी। तो एंट्री होगी कंपनी के बुक में, शेयर होल्डर्स को पे करना है तो शेयर होल्डर्स को डेबिट करेंगे, और पैसा जा रहा है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री बनेगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलिए, एक तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की बात होगी। अब जरा ना हम कॉल्स इन एरियर्स की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक बना कॉल्स इन एरियर्स। देखो, कॉल्स इन एरियर्स का क्या मतलब है कि मैंने आपसे इंस्टॉलमेंट मांगा, आपने पैसा नहीं दिया, तो कंपनी के लिए क्या हुआ? कॉल्स इन एरियर। मैंने आपसे पैसा मांगा, आपने पैसा नहीं दिया, मतलब ड्यू डेट के टाइम पे आपने अगर पैसा नहीं दिया, जब आपको देना चाहिए था, ड्यू डेट के टाइम पे आपको देना चाहिए था, आपने पैसा नहीं दिया, तो ये क्या कहलाएगा? कंपनी के लिए कहलाएगा कॉल्स इन एरियर। तो पहली बात, अगर कॉल्स इन एरियर का केस है तो कंपनी आपसे पैसा लेगी, सॉरी आपसे इंटरेस्ट लेगी। कंपनी 12% के रेट से एडवांस पे इंटरेस्ट दे रही थी, और कॉल्स इन एरियर पे कंपनी आपसे इंटरेस्ट लेगी 10% के रेट से। इस बात को लिख लें। तो मैं कॉल्स इन एरियर को डिफाइन नहीं करके
मैं डायरेक्टली इस पे इंटरेस्ट की बात करता हूँ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट is charged by company from its shareholders at the rate of 10% per annum। अपने शेयर होल्डर से किस रेट से इंटरेस्ट लेगा? 10% पर एनम के रेट से। अगर क्वेश्चन में रेट दिया हो ना, कुछ स्पेसिफिक रेट दिया हो ना, तो हम उसी रेट को लेते हैं। अगर रेट नहीं दिया है तो हम 10% के रेट को लेंगे। तो इसमें दो एंट्री हम लोग देखते हैं। इसमें ना दो बात की एंट्री हम लोग देखते हैं। एक इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री देखते हैं और एक इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री देखते हैं। तो पहला, व्हेन इंटरेस्ट ड्यू, ऐसे लिखो, फॉर इंटरेस्ट ड्यू। अब मेरी बात सुनो, कंपनी के लिए इंटरेस्ट इनकम है तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा और शेयर होल्डर्स को डेबिट करेगा। तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री हमारे बुक में, कंपनी के बुक में बनेगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। किस बात का इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। मैं लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब देखो, ये तो ड्यू की एंट्री हो गई। अब उसके बाद इंटरेस्ट क्या होगा? कंपनी को रिसीव्ड होगा ना। तो सेकेंड एंट्री हमारी बनेगी व्हेन इंटरेस्ट इज रिसीव्ड बाय कंपनी, व्हेन इंटरेस्ट इज रिसीव्ड बाय कंपनी। तो देखो, अगर कंपनी रिसीव्ड इंटरेस्ट करेगा ना तो बैंक को डेबिट करेगा। और किससे रिसीव करेगा? शेयर होल्डर से रिसीव करेगा तो शेयर होल्डर्स को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। तो हमारे बुक में एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। चलिए, ये ना हमारा कैश वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अदर देन कैश की बात करते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने ये बात की थी कि कंपनी शेयर इशू कर सकती है फॉर कंसिडरेशन कैश, और सेकंड हमने बात की थी कि कंपनी शेयर इशू कर सकती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आइए अब हम बात करते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो देखो, हम हेडिंग क्या लिखते हैं? इशू ऑफ शेयर। देखो, हेडिंग हमारा बनेगा इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि मैं कंपनी शेयर इशू करता हूं, बदले में आपसे पैसे की बजाय मैं कुछ और ले लेता हूं। एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं शेयर इशू करता हूं, बदले में आपसे मोबाइल ले लेता हूं। तो ये क्या हुआ? कंसिडरेशन अदर देन कैश। लेकिन प्रैक्टिकली आपसे मोबाइल लेना उचित नहीं है। तो हम ना कुछ स्पेसिफिक केसेस में हम कंसिडरेशन अदर देन कैश की बात करते हैं। जैसे मान लो आपकी बिजनेस बंद होने वाली है, लॉस में जा रहे हो। तो आप कहोगे कि सर एक काम करो, मेरे बिजनेस को ना आप ऑक्यूपाई कर लो, मुझे पैसा दे देना। तो मैं कहूंगा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं मत मान लो मैं रिलायंस कंपनी हूँ, तो मैं कहूंगा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं दे सकता। तो तुम मुझे ऑफर दे सकते हो, सर ऐसा करो ना, मेरे बिजनेस को ले लो, बदले में आप अपनी कंपनी का शेयर दे देना। तो बदले में आप अपनी कंपनी का शेयर देना। तो देखो, मैं आपको शेयर दे रहा हूँ, बदले में आपके बिजनेस को ऑक्यूपाई कर रहा हूँ। तो आप मेरे वेंडर हो गए, आप मेरे वेंडर हो गए। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश में दो तीन स्पेसिफिक पॉइंट है कि किस किस जगह पे हम अदर देन कैश की बात कर सकते हैं।
तो हम इस एग्जांपल को हम आप मेरे लिए इस एग्जांपल में आप मेरे लिए वेंडर हो गए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वेंडर को इशू करते हैं तो क्या एंट्री होती है, तो यहाँ पे शेयर इशू करते हैं तो क्या एंट्री होती है। तो यहाँ पे हमारा ए पार्ट बनेगा इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर टू वेंडर्स, issue of share to vendors for consideration other than cash, for consideration other than cash। तो देखो मैंने ना, ध्यान से समझना, यहाँ पे क्वेश्चन आते भी हैं और बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। तो देखो इसमें कितने स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप्स होगा कि मैं आपके बिजनेस को लूँ, परचेज करूँ, यानी कि मैं आपके एसेट्स को भी एक्वायर करूँ, मैं आपको आपके लायबिलिटी को भी एक्वायर करूँ। तो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे आपके बिजनेस को परचेज करने की एंट्री करेंगे। मतलब मैं आपको आपको समझाने के लिए बता दूं कि मैं आपके बिजनेस को परचेज करने की एंट्री करूंगा और दूसरा मैं शेयर इशू करने की एंट्री करूंगा। तो पहला मैंने क्या बोला कि मैंने आपके बिजनेस को मैंने आपके बिजनेस को परचेज करने की एंट्री पास करनी है। तो बेसिकली हम वैसे ना बोल के हम इसको कह सकते हैं कि आपके एसेट्स एंड लायबिलिटी को एक्वायर करने की एंट्री पास करेंगे। तो हम दोनों बातें लिख दें यहाँ पे। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री लिखेंगे ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। परचेज ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि दैट इज आपके एसेट्स एंड लायबिलिटी को एक्वायर करना दैट इज एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। उसके साथ साथ आपके लायबिलिटी को भी एक्वायर करना होगा। आपके बिजनेस को एक्वायर करने का मतलब है कि एक्वायर करना आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। तो देखो क्या एंट्री बनेगी। हम आपके एसेट्स को एक्वायर कर रहे हैं तो एसेट्स को डेबिट करेंगे और लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। तो देखो हम क्या एंट्री करेंगे अपने बुक्स में, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। आपको कुछ ना कुछ तो पैसा देना होगा ना, आप मेरे वेंडर हो, तो हम आपको जितने पैसे देने होंगे ना उससे क्रेडिट करेंगे, यानी कि टू वेंडर्स अकाउंट। और दैट इज नोन एज, जो हम आपको जितने अमाउंट से आपको क्रेडिट करेंगे ना, दैट इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। हम लोग हायर क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, एक हमारा चैप्टर आएगा अमालगमेशन, वहां पे देखेंगे। तो हम वेंडर को जो क्रेडिट करते हैं ना उसको हम नाम देते हैं दैट इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन, दैट इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। अब देखो कोई जरूरी नहीं है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर हो। अगर डेबिट साइड भी बैलेंस आ सकता है और क्रेडिट साइड भी बैलेंसिंग फिगर आ सकता है। तो अगर डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आएगा तो उसे हम नाम देते हैं गुडविल अकाउंट। तो हम गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे। मान लो डेबिट साइड बैलेंस नहीं आके हमारा क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा, इसे हम नाम देते हैं कैपिटल रिजर्व। तो हम नाम देंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो या तो गुडविल होगा जिसको हम डेबिट करें, अगर डेबिट साइड बैलेंस आएगा तो गुडविल, क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा तो कैपिटल रिजर्व। तो जो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस आएगा, अगर डेबिट साइड होता है तो गुडविल, अगर क्रेडिट साइड होता है तो कैपिटल रिजर्व। सिर्फ एक ही आएगा, या तो गुडविल आएगा नहीं तो कैपिटल रिजर्व आएगा। ऐसे थोड़ी ना है कि गुडविल भी आएगा और कैपिटल रिजर्व भी आएगा। मतलब मैं इस बात को यहाँ नोट में लिख दूं, मैं इस बात को यहाँ पे नोट में लिख दूं।
the difference between the amount of debit and credit interest will result in either debited to goodwill account or credited to capital रिजर्व अकाउंट। या तो डेबिट डेबिट होगा जिसे हम गुडविल में डेबिट करेंगे, या क्रेडिट में बैलेंस आएगा तो हम क्रेडिट उसे कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करेंगे। अच्छा, जो यहाँ पे एसेट्स को आपने डेबिट किया था और लायबिलिटीज को क्रेडिट किया था, इसको हम रिस्पेक्टिव एग्रीड वैल्यू पे डेबिट और क्रेडिट करते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एसेट्स और लायबिलिटी का रिकॉर्डिंग, एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिकॉर्डिंग एग्रीड वैल्यू पे हम करते हैं। तो इस बात को हम नोट नंबर 2 में लिख लें। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट देयर रिस्पेक्टिव एग्रीड वैल्यू। तो मैं कह सकता हूँ एसेट्स and liabilities are recorded at their respective agreed value। एग्रीड वैल्यू का मतलब है कि जो भी हमारे आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि इतने पे एसेट्स को लेना है, इतने पे लायबिलिटी को लेना है, अगर कुछ नहीं दिया हो तो हम बुक वैल्यू लेते हैं। तो चलो, एक फर्स्ट बात की एंट्री हो गई कि मैंने आपके, देखो ऊपर क्या लिखा है, मैंने आपके एसेट्स एंड लायबिलिटी को एक्वायर किया। अच्छा, दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस होगा कि मैं आपको शेयर इशू करूँ, यही होगा। तो ए पॉइंट हमने देखा है ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, दैट इज एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। और दूसरा किस बात की हम एंट्री करेंगे? ऑन इशू ऑफ शेयर। तो चलो, फर्स्ट पार्ट बिजनेस को एक्वायर किया, सेकंड पार्ट आपको हम शेयर इशू करते हैं, आप अपने घर हम अपने घर। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा बनेगा ऑन इशू ऑफ शेयर टू वेंडर्स। ऑन इशू ऑफ शेयर टू वेंडर्स। अब सुनो, इसमें भी ना दो डिवीजन होगा। हम शेयर पार पे भी इशू कर सकते हैं, हम शेयर प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस, अगर पार पे इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, अगर प्रीमियम पे इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी। तो देखो, ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट पार। जैसे एग्जांपल, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, सुनो। जैसे मान लो हमने आपको देना है, मान लीजिए हम एक कोई खुद से एक फिगर ले लेते हैं, 1,10,000। ध्यान देना, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि हमें आपको देना है 1,10,000 और एसेट्स की मान लो फेस वैल्यू है 100 रुपये। मैं इस एग्जाम्पल को लेता हूँ, अगले पेज पे लिखता हूँ। तो हमारा हेडिंग चल रहा है इशू ऑफ शेयर एट पार। मान लो हमें वेंडर परचेज कंसिडरेशन है हमारा, उसको शॉर्ट में पीसी बोलते हैं। परचेज कंसिडरेशन है 1,10,000 और शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपये। तो जो पार की बात हो रही है तो वही हमारी इशू प्राइस भी होगी, यानी कि 100 रुपये में शेयर को इशू भी करेंगे। तो हमेशा हमेशा, चाहे पार पे इशू हो चाहे प्रीमियम पे इशू, हमेशा तुम नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे। तो यहाँ लिखोगे
नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 1,10,000 यानी कि टोटल परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। मैं यहाँ पे चाहूँ तो लिख दूं परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। इस केस में पार की बात हो रही है, इस केस में पार की बात हो रही है, तो जो फेस वैल्यू होगा ना वही उसकी इशू प्राइस होगी। तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ, तो 1,10,000 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज मैं आपको इशू करूंगा 1100 शेयर। मैं आपको इशू करूंगा 1100 शेयर। 1,10,000 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 1100 शेयर मैं आपको इशू करूंगा। चलो शेयर्स डिसाइड हो गया, हमें एंट्री देखना है कि क्या एंट्री बनेगी हम जब आपको शेयर इशू करेंगे। तो सीधी सी बात, अगर हम आपको शेयर इशू करेंगे तो आपको डेबिट करेंगे, यानी कि एंट्री बनेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम आपको इक्विटी शेयर भी दे सकते हैं, हम आपको प्रेफरेंस शेयर भी दे सकते हैं। अगर इक्विटी शेयर देंगे ना तो यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हम आपको प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो हम एंट्री लिखेंगे यहाँ पे टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग बीइंग allotment of share is made, being allotment of shares is made। अच्छा पहला देखो तो क्या था, पार की बात थी ना। अब दूसरा बी पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो चलो हम बी पार्ट में लिखते हैं ऑन इशू ऑफ शेयर, ऑन इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है फेस वैल्यू से अब प्राइस पे इशू करना। मान लो मेरा फेस वैल्यू तो 100 ही है ही, मान लो मेरा इशू प्राइस 100 नहीं है, 110 पर शेयर है। तो हमेशा तुम नंबर ऑफ शेयर निकालोगे, हमेशा तुम नंबर ऑफ शेयर निकालोगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर निकालने का क्या फॉर्मूला बना, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। तो परचेज कंसिडरेशन तो बिल्कुल फिक्स है, आपको 1,10,000 ही देना है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको 1,10,000 पैसा दे देता, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ना शेयर है। तो 1,10,000 डिवाइडेड बाई इशू प्राइस 110। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1,000 शेयर। यानी कि ऊपर वाले के केस में हम आपको 1,100 शेयर दे रहे हैं, लेकिन अगर पार पे देना तो हम आपको 1,000 शेयर देंगे। चलो 1,000 शेयर तो डिसाइड हो गया, हमें एंट्री देखना है। एंट्री क्या बनेगी, तो देखो वेंडर को तो डेबिट करेंगे ही करेंगे, जैसे यहाँ पे किया था ना वेंडर को डेबिट। वेंडर को तो डेबिट करेंगे ही करेंगे, तो चलिए वेंडर्स को डेबिट कर लें। वेंडर्स अकाउंट डेबिट। और प्रीमियम की बात हो रही है तो जानते हो वही सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करोगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करोगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर इस एग्जांपल में अमाउंट की बात करें तो देखो आपको देना है 1,10,000, तो मैं आपको 1,10,000 से डेबिट करूं। और प्रीमियम देखो 100 रुपए का शेयर था, मैंने 110 रुपए में इशू किया, तो 10 रुपए का प्रीमियम है ना। और नंबर ऑफ शेयर कितना है, 1,000 है। तो 1,000 इंटू 10 दैट इज 10,000। और शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 100 रुपए का है ना, और 1,000 शेयर है, तो 1,000 इंटू 100 दैट इज 1,00,000, दैट इज 1,00,000। तो हम शेयर कैपिटल को 1,00,000 से क्रेडिट करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम को 10,000 से क्रेडिट करेंगे। चलिए ये तो केस केस हमारा है कि कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें पहली बात हो गई वेंडर्स की। दूसरी बात देखो हम प्रोमोटर्स को भी इशू कर सकते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा, अदर देन कैश तो चल ही रहा था। ए पॉइंट था वेंडर का केस। अब बी पॉइंट देखो,
प्रोमोटर समझते हो? जो बिजनेस को प्रमोट करता है ना, मतलब एक तरीके से ऑनर कह लो, तो उसको भी कंपनी शेयर इशू कर सकती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। वो प्रोमोटर है, उसके लिए तो कुछ भी अलाउ है। तो हमारा बी पार्ट बनेगा इशू ऑफ, क्वेश्चन में दिया होगा कि अदर देन कैश में वेंडर्स की बात हो रही है या प्रोमोटर्स की बात हो रही है, या एक और देखेंगे अंडर राइटर्स की बात हो रही है। तो बी पॉइंट देखो, इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर्स एज अ रिमरेशन, मतलब रिमरेशन की तरह हम आपको हम मतलब कंपनी आपको शेयर इशू करती है। तो सीधा सा एक एंट्री याद रखना, शेयर कैपिटल को तो क्रेडिट करोगे ही करोगे, आप ना गुडविल को डेबिट करोगे। तो एंट्री हमारी बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू टू शेयर कैपिटल। सी पॉइंट। तो अभी तक हमने देखा कि वेंडर्स के केस में या प्रोमोटर्स के केस में, और एक नेक्स्ट पॉइंट है, हम अंडरराइटर्स को भी शेयर इशू कर सकते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ सी पॉइंट लिखेंगे, और ये हमारा आखिरी पॉइंट होगा, आज के क्लास का भी आखिरी पॉइंट होगा, इशू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर्स against underwriting commission, against underwriting commission। अंडरराइटर्स को हम अंडरराइटिंग कमीशन के अगेंस्ट में शेयर इशू करते हैं। तो देखो, हम मतलब कंपनी, तो कंपनी अंडरराइटर्स को कमीशन देती है, तो कमीशन को डेबिट करेगा कंपनी अपने बुक में, और अंडरराइटर्स के पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करेगा। तो फर्स्ट वन इज ए पार्ट, व्हेन कमीशन इज ड्यू, व्हेन कमीशन इज ड्यू, कमीशन ड्यू होगी तो हम एंट्री करेंगे अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स पर्सनल अकाउंट। तो मैं यहाँ डेबिट करूंगा अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अंडरराइटर पर्सनल अकाउंट। अच्छा, सेकंड देखो, शेयर इशू करें, तो व्हेन शेयर इज इशूड, तो देखो शेयर इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, अंडरराइटर्स पर्सनल अकाउंट को जो क्रेडिट किया था उससे डेबिट कर देना, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना। तो हमारी एंट्री बनेगी अंडरराइटर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो आज हमने क्या देखा, एक तो कंसिडरेशन अदर देन कैश में वेंडर को देखा, दिया, और प्रोमोटर को दिया, और अंडर राइटर्स को दिया। चलो ये हमारा ना इशू ऑफ शेयर का पार्ट कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम फॉर फ्यूचर की बात करेंगे। तो देखिए आज के क्लास में हम लोगों ने इस पार्ट को पूरा कवर किया। ठीक है, कौन से पार्ट को, कैश वाले पार्ट को कवर किया, और पार और प्रीमियम को कवर किया। उसके बाद अदर देन कैश में वही ट्रीटमेंट है, पार, शेयर ऑफ इशू एट पार हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है। अगले क्लास में हम फॉर फ्यूचर की बात करेंगे।
फॉरफीचर की बात करेंगे और रीइश्यू की बात करेंगे और कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन, रिस्ट्रिक्टेड यूटिलाइजेशन, उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।